हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। तो ये आप सबकी डिमांड पर लाइव को हमने प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डेड में अवेलेबल करवा रहा हूँ, यानी ये क्लास आपको रिकॉर्ड में दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को लेकर, और एग्ज़ाम को लेकर आप सभी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। 6 महीने के बाद ऐसी क्लास आती है जिसको कहते हैं वन शॉट क्लास। ये वन शॉट क्लास वो क्लास है जो एक ही क्लास में फुल फाइनल करवा देती है। और इन क्लास यानी इस तरह की क्लास के बीच बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्या तो जीवन का एक पार्ट होता है और इससे लड़कर ही फतेह और विजय हासिल होती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हार को जीत में बदलना होगा, हार को जीत में बदलना होगा। गिरो तो उठो, मुस्कुराओ और ठोकर पर, क्योंकि यही सबक सिखाती है जिंदगी में। यानी जब ठोकर लगे ना तो या प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो स्माइल किया करो, क्योंकि शायद कुछ बेहतर होने वाला है। चले बस वन शॉट क्लास उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो पास हो जाए, ऐसी ये क्लास है। और जो कंटिन्यू पढ़ रहा है उनको प्रो वर्जन की ये क्लास है। चलो तो बातें नहीं, सीधी एक्शन होगी। देखिए, वन शॉट क्लास 1 से 5 यूनिट की। तो यहाँ पर है पहली इकाई कि मनु किस ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं। मनुस्मृति। एक चीज ध्यान रखना, अपने 5 यूनिट के 15 विद्वान है, किसी की भी बुक पूछी जाती है 2 से 3 बुक का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी उस विद्वान की बुक का नाम बताइए या कि ये किसकी बुक है, ऐसे। फिर है मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत दिया है। समाज में अराजकता को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने एक देवता के एक देवीय रूप में राज्य की कल्पना करी है। तो मनु ने राजा की तुलना भी किससे की है, उस राज्य को चलाने वाले ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में की है। इसी तरह इकाई फर्स्ट के अंतर्गत है कि मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण बताए हैं। अगर ये क्लास में कहीं नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लीजिएगा। मनु का न्याय विचार किस पर आधारित है। मनु ने जो न्याय का जो विचार दिया है वो धर्म शास्त्र पर आधारित है, यानी धर्म को केंद्रित करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या है। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, मनु ने राज्य का आधार किसे माना है, यानी किस आधार पर राज्य संचालित होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है धर्म, और धर्म के साथ दंड। ये प्रश्न जहां मैंने मोस्ट लिखा है ना, वो दिमाग में एकदम टिप टॉप सेट कर लीजिएगा। इसी तरह आगे बात करते हैं तो कौटिल्य किस नाम से भी प्रसिद्ध, यानी कौटिल्य के और क्या नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये इनके अलग अलग नाम है। कौटिल्य का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, क्योंकि हर एक विद्वान के एक ग्रंथ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, वो है अर्थशास्त्र। फिर एक कौटिल्य किस सम्राट के गुरु और मंत्री थे। कौटिल्य मौर्य काल हम यहाँ पर बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करें, नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। देखिए, कौटिल्य के राज्य के कितने अंग बताए गए। कौटिल्य के राज्य के कितने अंग बताए गए, यानी कौटिल्य राज्य के 7 अंग बताए, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि कौटिल्य, यस, जिसको चाणक्य कहते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। प्रजा की सुख और समृद्धि। प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए राज्य अपना कार्य करता है। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो कौटिल्य ने किस नीति का समर्थन किया है। मंडल सिद्धांत। पढ़ के जाना, मैराथन क्लास में करवा दिया है मंडल सिद्धांत। क्लियर। आगे, कौटिल्य ने गुप्त सरों की क्या भूमिका बताई है। गुप्त सर राज्य में जरूरी है, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, वो अर्थशास्त्र का ना होकर राज्य प्रशासन और नीति से संबंधित ग्रंथ है। तो गुप्त सर क्या करते हैं, राज्य की सुरक्षा और शत्रु की जानकारी है वो राजा तक पहुंचाते हैं। कौटिल्य ने किस कर व्यवस्था को माना है, यानी मतलब ऐसे कि कौटिल्य ने जो कर व्यवस्था है ना उसको क्या माना है, कि जो कर लेके राज्य का गुजारा करते हैं, जो कर लेते हैं वो क्या सिस्टम है। ये एक बहुत ही अलग बात बताई है यहाँ पर इन्होंने। देखिए, मधुमक्खी की तरह जो फूल से रस चूस कर उसे नष्ट कर दे, वैसे ही जनता से कर लेकर जनता को ही नष्ट करने वाली बात बताई है। आगे बात करें तो देखिए, शुक्र किस ग्रंथ के रचयिता माने जाते। शुक्र नीति। शुक्र
किस काल के प्रसिद्ध विद्वान माने गए हैं? प्राचीन भारत के विद्वान माने गए हैं। आगे बात करते हैं शुक्र नीति जो इनका ग्रंथ है उसका प्रमुख विषय क्या है? प्रमुख विषय है शासन और प्रशासन की नीतियां, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसी तरह बात करते हैं तो शुक्र के अनुसार राजा का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? दयालुता, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। चलो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि शुक्र किन के गुरु माने जाते हैं? शुक्र किन के गुरु माने जाते हैं? आगे बात करें तो शुक्र ने दंड व्यवस्था को क्यों आवश्यक माना है? दंड व्यवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि अपराधियों को रोकने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था अति आवश्यक है। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार राजा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रजा का कल्याण करना। इसी तरह से यहां पर वो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दे रहा हूं जो मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे। हर यूनिट के बाद जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता ना, जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, वही प्रश्न यहां पर भी दे रहा हूं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, जिसको कहते हैं पास होने वाली क्लास यानी प्रो वर्जन, क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहा है। देखिए, मनुस्मृति किसकी रचना है तथा इसमें कितने अध्याय हैं? देखिए, मनु की रचना, मनुस्मृति किसकी रचना है? मनु की रचना है मनुस्मृति, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं और श्लोक की संख्या कितनी है? 2694 इसमें श्लोक हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार राजा की सत्ता पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सकता है? राजा पर, तो राजा है वो धर्म के अकॉर्डिंग शासन करेगा, तो धर्म उस पर राजा पर नियंत्रण रख सकता है। संस्थागत नियंत्रण यानी उस राज्य की जो संस्था है वो। दूसरा, एक राजा की दिनचर्या और कर्तव्य जो राजा के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है कि मनु द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया है? जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, देवीय सिद्धांत। कौन सा? देवीय सिद्धांत। आगे है कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताया राज्य के, वो कौन कौन से 7 अंग होते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में 100% आने वाला है, छोटे और बड़े में। जब आप कॉपी खोलोगे ना, सर ने 100% कहा था, कहाँ है भाई पेपर में 100%? वो नजर जरूर आएगा आपको। देखिए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड, सेना एवं मित्र, ये टोटल कितने? 7 अंग है राज्य के। आगे बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत क्या है? कानून का पावर यानी सोर्स, वो एक तो राजा का आदेश जो कानून बनता है, दूसरा धर्म व्यवहार के आधार पर जो सिद्धांत है उससे कानून बनता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार न्यायालय कितने प्रकार के? लो जी, कितना शानदार प्रश्न है। कौटिल्य के अनुसार 2 प्रकार के न्यायालय हैं, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। जो पहले के समय, जैसे आज के समय होते हैं ना लड़ाई झगड़े वाले और दूसरे संपत्ति वाले, तो इस प्रकार से ये है, ये धर्मस्थलीय संपत्ति से जुड़े और ये लड़ाई झगड़ों से। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की 2 विशेषता बतानी है। तो देखिए, यह अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कौटिल्य का है, जिसमें राजनीति और शासन का उत्कृष्ट वर्णन और उसका ग्रंथ माना जाता है। इसमें 15 तो अध्याय हैं और 6000 श्लोक है। इसमें राजा के लिए शासन के नियम, कर्तव्य और न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करें तो देखिए, शुक्र कौन थे? उनका प्रमुख ग्रंथ का नाम उल्लेख। तो देखिए, शुक्र असुरों के गुरु है, जो अभी पूछा वही प्रश्न का उत्तर है। तथा इनका प्रमुख ग्रंथ है शुक्र नीति सार या शुक्र नीति। शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया था, शुक्र ने कौन सा सिद्धांत दिया? ये बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट है, सावयव सिद्धांत। आगे है शुक्र ने राजा के कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया है? राजा के 8 कर्तव्यों का उल्लेख शुक्र ने किया है। आगे कौटिल्य की तरह शुक्र ने भी कौन सी 4 विधाएं बताई है? यह प्रश्न आ सकता है। कौटिल्य और शुक्र दोनों ने ही 4 विद्याएं बताई है। अनविक्षी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। अनविक्षी यानी तर्कशास्त्र, त्रयी यानी 3 वेदों का ज्ञान, वार्ता यानी वाणिज्य शास्त्र, दंड नीति यानी राजनीति शास्त्र। एक प्रश्न जिसका उत्तर आप देंगे कि वह विद्वान जिसने राजा की दिनचर्या को 30 मुहूर्तों में बांटा है, वह कौन है और कितने घंटों में बांटा है, बताइएगा। इस तरह से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आती है सेकेंड यूनिट। देखिए, पंडित रमाबाई किस सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी थी?
महिला उत्थान आंदोलन। और पंडित रमाबाई से जुड़ा प्रश्न डेफिनेटली आता है और आएगा ही। तो रमाबाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, हर एक विद्वान की बुक का नाम याद रखना है। तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, क्या है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इसी तरह नेक्स्ट है, पंडित रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना करी थी? शारदा सदन। तो मुझे अब कमेंट में उत्तर बता दीजिए कि पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कब की और फिर कब उसका नाम बदल के एक नया नाम दिया और कहां पर स्थापना करी। समझ में आ गया प्रश्न क्या पूछा है? शारदा सदन की स्थापना कब की। नेक्स्ट है कि इसका नाम परिवर्तन करके उसे कहां पर स्थानांतरित किया गया, कब किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपका आएगा, जो भी पूछा है ना उनमें से भी आएगा और रिकॉर्डेड है, तो आप कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा क्योंकि बाद के स्टूडेंट कमेंट जरूर देखेंगे। आगे, रमाबाई का मुख्य सुधार कार्य कौन सा है और किस क्षेत्र में है? तो देखिए, विधवा शिक्षा और महिला अधिकार, यानी हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता। क्या कहेंगे? यानी जो विधवा महिला है उनको सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। रमाबाई ने समाज में किस कुरीतियों के विरोध में आंदोलन किया था? विधवा विवाह और स्त्रियों की जो उपेक्षा की जा रही थी उसे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने बात करी बराबरी की बात करी थी। आगे, पंडित रमाबाई किस उपनाम से जानी जाती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदुषी महिला। कौन सी? विदुषी महिला। एक इनसे प्रश्न और मुझे इंपॉर्टेंट बताना कि पंडित रमाबाई को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो मुझे यह बताना है कि उन्होंने कब ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता है? लोकमान्य, इसलिए पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आगे, तिलक का प्रसिद्ध नारा है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। जैसे आप अपने नंबर इस क्लास से लेके रहोगे। आगे, तिलक ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी और मराठा। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। तिलक ने कौन से दो सार्वजनिक उत्सव शुरू करवाए थे? गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव। तिलक किस आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं? बहिष्कार स्वदेशी। इसी के साथ इन्होंने शुरू किया था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। कमेंट में उत्तर आना चाहिए कब। और दूसरा प्रश्न कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो गुरु भी माने जाते हैं, दार्शनिक भी माने जाते हैं, तो बताना है इनके ग्रंथ। बताइए कमेंट में इनके दो ग्रंथों के नाम बताना आपको, भले ही रिकॉर्ड हो बट फील आपको लाइव की तरह आएगी। आगे, तिलक किस राजनीतिक विचारधारा से या धड़े से जुड़े थे? गर्मपंथी या उग्रवादी? गर्मपंथी। क्लियर। तिलक ने गीता पर कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीता रहस्य। आपको और भी दो ग्रंथ बताने हैं। गीता रहस्य। तिलक का मानना था कि स्वराज्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है? वो है संघर्ष और त्याग, क्योंकि नरम दल की तरह भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आगे, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। यस। स्वामी विवेकानंद किस संगठन के संस्थापक थे? रामकृष्ण मिशन। किसके थे? रामकृष्ण मिशन। तो फिर विवेकानंद का प्रसिद्ध शिकागो भाषण कब हुआ था? 1893। कब? 1893। कहाँ? अमेरिका के शिकागो में। उन्होंने कहा था कि मैं उस देश से बिलोंग करता हूं जिस देश में सभी को एक समान माना जाता है। और शुरुआत में कहा था मेरे भाइयों और बहनों, तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ना उनकी बातों को साइलेंटली सुनने लग गया था। आगे, विवेकानंद ने किसे अपने गुरु के रूप में माना था? श्री रामकृष्ण परमहंस को, और इनके उपलक्ष्य में उनका मिशन भी शुरू किया था।
विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की किस बात पर विशेष बल दिया था? वो है आत्मा की अमरता और अद्वैत वेदांत। तो इनका प्रश्न आ सकता है वेदांतवाद क्या है, जो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ मैराथन क्लास में। देखो, हर यूनिट की एक मैराथन क्लास है, टोटल 5 मैराथन क्लास है। अगर आपको कोई यूनिट कम लग रही है या कमजोर हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो यूनिट मुझे प्रॉब्लम करेगी, तो आप बस जैसे सेकंड यूनिट है तो सेकंड मैराथन क्लास देख लीजिए, ऑल इज वेल हो जाएगा। आगे, विवेकानंद का मुख्य संदेश युवाओं के लिए क्या था? जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्त करो। उन्होंने कहा उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न किया जाए। यानी इसको कहते हैं आज की जनरेशन का पावरफुल डोज, और जो यहाँ पे चला है वो सफलता अवश्य प्राप्त करी है। आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का क्या उद्देश्य माना? शिक्षा का मतलब ही क्या है? उन्होंने कहा कि शिक्षा चरित्र निर्माण करती है और आत्मनिर्भरता लाती है। तो अब मुझे कमेंट में विवेकानंद से जुड़ा प्रश्न का उत्तर देना है कि 2 ग्रंथों के नाम बताइए कमेंट में। आगे, पंडित रमाबाई द्वारा लिखित 2 पुस्तक है, ये देखिए, जो अपने यूनिट वाइज जो धुरंधर क्लास ली थी उसमें से। तो स्त्री धर्म नीति 1882 और द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887, ये रमाबाई की पुस्तक है। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित 2 समाचार पत्र, मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। फिर है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम, तो आ गया भक्ति योग और ज्ञान योग, यानी कहने से पहले उत्तर हाजिर है। पंडित रमाबाई द्वारा इस संस्थापित संस्था का नाम शारदा सदन, कहाँ स्थापना करी थी? पुणे में, लेकिन फिर इसे खेड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया, खेड़ा में। और उस संस्था का नाम क्या रख दिया? वो रख दिया रमाबाई मुक्ति मिशन 1899 में। ओके, आगे, भारतीय चिंतन जिन्होंने जीवन पर्यंत महिला उत्थान हेतु प्रयास किए एवं कार्य किए, वो है पंडित रमाबाई। आगे बात करते हैं। तो तिलक के द्वारा स्वराज्य प्राप्ति हेतु कौन से साधन अपनाने की बात करी कि स्वराज्य प्राप्त कैसे होगा? संघर्ष, जिसमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना होगा, निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाना होगा और स्वदेशी भावना का प्रसार करना होगा। आगे, तिलक द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा में योगदान देने हेतु कौन सी शिक्षण संस्था की स्थापना करी थी तिलक जी के द्वारा? तो न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, जो शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी था राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर। आगे, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? तो 1916 में तिलक के द्वारा पुणे में इसकी स्थापना की। होम रूल का मतलब खुद का घर, खुद का शासन। आगे, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित वह संस्था जिसके जरिए उन्होंने अपने गुरु के उद्देश्य को पूरा किया, वह में है रामकृष्ण मिशन 1897 में। विवेकानंद जी की भारतीय समाज को क्या 2 बड़ी सीख या देन है? पहला, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, दूसरा धर्म की श्रेष्ठता, तीसरा नव वेदांतवाद, जो इनसे बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। तीसरा के बाद चौथा, राजनीति का आध्यात्मिकता, राजनीति की आध्यात्मिकता। आगे, तो इस तरह से 2 यूनिट कंप्लीट है। यूनिट नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जो किस उपाधि से जाना जाता है? राष्ट्रपिता या महात्मा के नाम से। गांधी जी का सत्य और अहिंसा पर सिद्धांत किससे प्रेरित है? जैन धर्म। अहिंसा किससे लिया गया? जैन धर्म। और सत्य गीता से। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में गांधी जी ने जब 1915 में एंट्री करी थी, तो पहला सत्याग्रह कहां पर और कब किया था? ये कमेंट में उत्तर आ जाना चाहिए। आगे पहले कमेंट से पहले ही उत्तर आ गया है। चलो देख लीजिए कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां शुरू हुआ था? चंपारण 1917 में। हुई ना बात जबरदस्त। गांधी जी ने किस पुस्तक में अपने विचार दिए? हिंद स्वराज्य में। आगे बात करते हैं। तो गांधी जी की एक ग्रंथ है, अनुवादित ग्रंथ सर्वोदय। तो मुझे ये बताना है कि गांधी जी ने सर्वोदय जो पुस्तक है वो किस विदेशी विद्वान की बुक का ट्रांसलेट वर्जन है? उस विद्वान का नाम और उसकी बुक का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो उसका आंसर आ गया है उसको हार्ट जरूर मिलेगा। आगे नेक्स्ट,
गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शासन का स्वरूप क्या है? ग्राम स्वराज्य। इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात करी थी। आगे, अरविंद घोष को किस नाम से जाना जाता है? अरविंद घोष को श्री अरविंद नाम से। अरविंद घोष का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? लाइफ डिवाइन। कौन सा है? लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष किस आंदोलन से जुड़े थे? उग्रपंथी आंदोलन से, क्योंकि लाल बाल पाल और अरविंद घोष उन्हें एक बार सजा हो जाने के बाद राजनीति, सक्रिय राजनीति से विदा होकर राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी। और वो कहां करी थी? कमेंट में आंसर। आगे, अरविंद घोष ने अध्यात्म और राजनीति में क्या संबंध माना है? देखिए, अध्यात्म ही राजनीति को मार्गदर्शित करते। क्या कहा? कि अध्यात्म ही राजनीति को मार्गदर्शित करती है। अरविंद घोष किस पत्रिका से जुड़े थे? उस पत्रिका का नाम है वंदे मातरम। अरविंद घोष ने किस प्रकार की स्वतंत्रता पर बल दिया था? पूर्ण स्वतंत्रता। आगे बात करते, पेरियार का पूरा नाम क्या है? ईवी रामास्वामी पेरियार। अगर मैं कमेंट में आपसे ये कहूं कि पेरियार का मतलब क्या होता है, कमेंट में उत्तर दीजिए। ना बड़े जानदार तरीके से प्रश्न आएंगे, भले ही रिकॉर्डेड है, लेकिन फील। आगे बात करते हैं, पेरियार किस आंदोलन से जुड़े थे? आत्मसम्मान आंदोलन। कमेंट में उत्तर दीजिए, आत्मसम्मान आंदोलन कब शुरू किया था? पेरियार किस विचारधारा के समर्थक थे? नास्तिक और सामाजिक समानता। वो किसी भी धर्म को नहीं, इंसानियत को तवज्जो देते थे। आगे बात करते हैं, तो पेरियार ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आंदोलन चलाया था? जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद। और अगर आपको पेरियार को पढ़ना है तो क्लास, मैराथन क्लास नंबर 3 देखनी होगी। कौन सी देखनी होगी? 3 देखनी होगी। क्लियर? आगे, पेरियार ने किस संगठन की स्थापना करी थी? द्रविड़ कड़गम। द्रविड़ कड़गम एक राजनीतिक दल था जो सुधार के कार्य कर रहा था। आगे, रामास्वामी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य माना? पेरियार का समानता और जागरूकता। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो इक्वलिटी एंड अवेयरनेस लेकर आएगी। आगे, रामास्वामी का मुख्य योगदान भारतीय राजनीति में क्या है? सामाजिक अन्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा को लेकर उन्होंने ये कार्य किए थे। आगे बात करते हैं, तो 30 यूनिट के जो सुपर डुपर टेस्ट वाले क्वेश्चन थे वो, अरविंद घोष कौन थे? तो देखिए, एक दार्शनिक, एक राजनीतिज्ञ एवं कार्यकर्ता के साथ योगी भी थे। लास्ट में योगी की तरह कार्य किया उन्होंने, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। 1872 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया तथा बाद में आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया था। आध्यात्मिक जीवन, यस। और कहां पर आश्रम स्थापित किया था? उत्तर मिल गया होगा। आगे, अरविंद घोष की 2 रचनाएं, एक तो है द लाइफ ऑफ डिवाइन, दूसरा है द सीक्रेट ऑफ वेदास। नेक्स्ट, अरविंद घोष की क्या शिक्षा थी? योग शिक्षा, वेदांत, आध्यात्मिक जीवन पर आधारित केंद्रित विचार, ये इनकी शिक्षा में शामिल थे। गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत क्या है? ये प्रश्न, छोटा प्रश्न आ सकता है, बड़े में तो आप लिखोगे, छोटा शायद आ सकता है कि गांधी जी का यह सिद्धांत समाज की एकता, उन्नति पर बल देता है कि अमीरों को अपनी संपत्ति का ट्रस्ट बनना चाहिए और वह संपत्ति गरीबों के काम में लगानी चाहिए। ट्रस्टशिप सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अमीर संपत्तिशील व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वे केवल जरूरत के अतिरिक्त पैसे के ट्रस्टी बनकर उन पैसे या संपत्ति का उपयोग गरीबों, अनाथों, जरूरतमंदों की सेवा में खर्च करेंगे। यही ट्रस्टशिप सिद्धांत है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के कौन कौन से रूप हैं? असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा, हिजरत, अनशन और हड़ताल। ये प्रश्न टपक सकता है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के रूप। आगे, पेरियार की प्रसिद्ध बुक का नाम? रामास्वामी ईवी पेरियार की प्रसिद्ध बुक का नाम है पेरियार के विचार। पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन क्या है? पेरियार द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि द्रविड़ परंपरा और संस्कृति एवं सभ्यता के विकास तथा तमिल संस्कृति के गौरव को उन्नत यानी बढ़ाना। आगे,
गांधी जी द्वारा रचित दो रचनाओं के नाम, तो एक तो इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा है हिंद स्वराज्य, और एक प्रश्न दिया था स्वराज्य, तो ये जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट का हिंदी वर्जन सर्वोदय है। आगे है पेरियार का द्रविड़ कड़गम क्या है? पेरियार का द्वारा संचालित राजनीतिक दल है, इसने द्रविड़ भाषा और विकास हेतु कार्य किया है। पेरियार ने स्त्री विषय क्या विचार दिए? स्त्री के संबंध, स्त्रियों के विषय संबंध में। तो पेरियार ने स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार हेतु प्रयास किए, पितृसत्तात्मक संस्कृति के समापन की बात करी, संपत्ति के लिए बराबरी के हक जैसे विचार पर बल दिया, और नारी की उन्नति हेतु विवाह के संबंध में भी स्वतंत्रता के विचार दिए कि नारी को कोलू बैल की तरह नहीं, वह स्वतंत्र है। एक लव मैरिज की तरह उन्होंने कहा कि उनके खुद की इच्छा है वो किसी अपना जीवन साथी चुने। आगे, पेरियार कौन थे? एक समाज सुधारक, एक राजनीतिक नेता और एक लेखक, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ। द्रविड़ संस्कृति के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचारों को संक्षिप्त में बताइए, तो लिख देना कि गांधी जी अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अहिंसा पर बल, किस पर? अहिंसा पर बल देते हैं, और अहिंसा का अर्थ है मन वचन कर्म से दूसरों को हानि पहुंचाए बिना उनके हृदय को बदल देना, और अहिंसा वीरों का गहना है, वीरों का आभूषण है। आगे, अरविंद घोष के राज्य संबंधी विचार क्या है? तो अरविंद घोष का मानना है कि राज्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए राज्य जरूरी है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4। लगा दीजिए चौका, बिल्कुल। सावरकर ने किस उपाधि से इन्हें नवाजा गया सावरकर को? तो सावरकर को वीर सावरकर से। सावरकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हिंदुत्व। इसके अलावा सावरकर ने एक और रचना लिखी थी, कमेंट में आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। सावरकर ने किस संगठन से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया? अभिनव भारत। सावरकर को किस स्थान पर काले पानी की सजा दी गई थी? अंडमान के सेल्यूलर जेल के अंतर्गत। आगे, सावरकर किस विचारधारा के प्रणेता माने जाते हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सावरकर का मानना है कि भारतवर्ष की एकता का आधार क्या है? हिंदुत्व। तो नोट कर लेना, इनका जो बड़ा अगर प्रश्न आता है तो वो आएगा कि हिंदुत्व संबंधी विचार, सावरकर के हिंदुत्व संबंधी विचार समझाइए, और इसका आंसर आपको मैराथन क्लास नंबर 4 में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? 4 में। आगे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में। नेहरू को किस उपाधि से जाना जाता है? पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से। नेहरू का प्रसिद्ध वाक्य था आराम हराम है, इसलिए आपको भी आज ये तय कर लेना है कि लक्ष्य तक बढ़ना है तो आराम की जगह कर्म कीजिए, और कर्म बेइंतहा मोहब्बत के साथ कीजिए, तभी सफलता सुनिश्चित है। नेहरू की आत्मकथा का नाम एन ऑटोबायोग्राफी। नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का कौन सा नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेहरू जी की दूसरी पुस्तक का नाम कमेंट नाउ। आगे, नेहरू ने भारत की विदेश नीति का कौन सा सिद्धांत दिया था? पंचशील सिद्धांत। तो मुझे पंचशील सिद्धांत की 5 बातें और कब दिया गया? कमेंट नाउ। आगे बात करते हैं, नेहरू ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे? समाजवादी पैटर्न, और इसीलिए भारतीय संविधान में भी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, नेहरू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942। यस, बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास है, लेकिन इसमें इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, और जो क्लास देख रहे हैं ना वो क्लास भी देखेंगे और सभी कमेंट भी देखेंगे, तभी जाकर ये क्लास अपने उद्देश्य पर पूरी होगी। आगे बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को किस उपाधि से जाना जाता है? संविधान के निर्माता, या हम कहते हैं बाबा साहेब। आगे, अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ? 14 अप्रैल 1891 को महू एमपी के अंतर्गत। आगे बात करें, अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ।
अंबेडकर किस पत्र के संपादक थे? मुक नायक। आगे, अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन, जल सत्याग्रह, काला राम मंदिर। अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। तो अब मुझे कमेंट में उत्तर वापस दीजिए कि अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो कब अपनाया, और उनकी दो दो प्रमुख रचनाओं के नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। आगे, अंबेडकर ने भारतीय राजनीति को क्या सबसे बड़ी देन दी? भारतीय संविधान बनाकर। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं यस। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल जो मैं खुद आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी और बहुत जरूरी था। जरूरी और इसको कहते हैं बहुत जरूरी था। अंबेडकर जी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलो, जैसे एक नेहरू जी से बहुत अच्छा प्रश्न है जो संभावित है आ भी जाएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेहरू के संबंध में एक तो समाजवादी विचार आप पढ़ना है, दूसरा नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद। इसकी तरह बात करते हैं, इन्होंने जो पंचशील सिद्धांत दिया, पंचशील, वो नेहरू व साउ एन लाई ने मिलकर दिया था 1954 में। इसमें 5 बातें हैं, 5 बातें। एक तो है अनाक्रमण, हस्तक्षेप, तीसरा दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चौथा सहयोग, और एक और है जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस तरह से बात करते हैं अपने अंबेडकर जी से। यस, अंबेडकर जी, इन्होंने बात करें कि इन्होंने जो अपने विचार जो दिए हैं उसके लेकर भी काफी सारे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इस बार तो प्रश्न पक्का आएगा और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य देंगे इनके बारे में। क्योंकि अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना थी उसमें नोट करना बुद्ध या कॉल मार्क्स। एक तो थी द अनटचेबल, दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इसी तरह इनकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है जिसको याद रखिएगा, कास्ट इन इंडिया। ये बुकें आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनके बारे में ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना कि हिंदू धर्म में अव्यवस्था व जातिवाद व छुआछूत के कारण बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्लियर? चलो, तो अब बात करते हैं आगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, और इसको आप जरूर याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि ये है द सुपर क्लास जिसको कहते हैं वन शॉट क्लास। तो बात करते हैं जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को और किस उपाधि से नाम से जाना जाता है? लोकनायक। लोकमान्य किसे कहा गया था? तिलक को। लोकनायक, ध्यान रखना, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। आगे बात करते हैं, जेपी का जन्म 1902। जेपी किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में टपकने वाला बड़ा प्रश्न भी है। आगे,
जेपी किस विचारधारा से प्रभावित थे? समाजवाद। जेपी का प्रमुख नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। यानी व्यक्ति के जीवन और राजनीति से हर क्षेत्र के व्यक्ति के हर क्षेत्र की अंतर्गत क्रांति होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, इवन ऑल एवरीथिंग, परिवर्तन। आगे बात करते हैं, जेपी ने किस राजनीतिक दल की स्थापना में भाग लिया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, आपातकाल 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के समय, तो जेपी की क्या भूमिका थी? उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया था और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया था, क्योंकि उस समय आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लगा था और ये लोकतंत्र का एकदम घुटने वाली व्यवस्था में इन्होंने शानदार कार्य किया था। आगे, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ? 1910। तो लोहिया किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए लोहिया का प्रमुख नारा क्या था? अंग्रेजी हटाओ। लोहिया का नारा था अंग्रेजी हटाओ, क्योंकि उन्नति स्वदेशी से ही है। आगे, लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? प्रजातांत्रिक समाजवाद। कौन सी विचारधारा? प्रजातांत्रिक समाजवाद। इसी तरह लोहिया ने कौन सी योजना का प्रतिपादन किया था? 100 खंबा योजना। तो ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि 100 खंबा योजना का अर्थ क्या है। बहुत ही सिंपल से, और इस 5th यूनिट के तीनों विद्वानों की मैराथन क्लास नंबर 5 पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आगे, लोहिया ने राजनीति में कौन से महत्व पर बल दिया? किस पर बल दिया? उन्होंने लोहिया ने स्त्री और पिछड़े वर्गों की भागीदारी पर बल दिया था। लोहिया ने किन 7 क्रांतियों की बात की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहिया ने अपने विचारों में 7 क्रांतियों की बात कही थी। वो है समानता, रंग भेद, जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता, उपनिवेशवाद, निजी पूंजी और हथियारबंद के विरोध। नोट कर लेना। आगे, दीनदयाल उपाध्याय किस संगठन से जुड़े थे? भारतीय जनसंघ, जिसका वर्तमान रूप देखा जाए तो है भारतीय जनता पार्टी। आगे, उपाध्याय का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या था? ये नोट कर लेना। उपाध्याय का अंत्योदय एवं एकांत मानववाद, जो इसका एग्जाम में बड़ा प्रश्न आएगा। एकांत मानववाद क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ने किस योजना का विचार दिया था? ग्राम ज्योति। एकांत मानववाद का मुख्य तत्व क्या है? व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास। दीनदयाल उपाध्याय का प्रमुख नारा क्या था? अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट है, उपाध्याय का मानना था कि भारतीय राजनीति का आधार क्या होना चाहिए? भारत की राजनीति का, तो कि भारतीय संस्कृति और उसके वैल्यू, क्योंकि यही हमारी संस्कृति को विश्व प्रसिद्ध बना सकती है। दीनदयाल उपाध्याय का सबसे बड़ा योगदान क्या था? भारतीय जनसंघ को वैचारिक दिशा देना। ओके, तो आगे बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्या मोस्ट इंपोर्टेंट? आप कमेंट में मुझे उत्तर दीजिएगा। सबसे इंपोर्टेंट कमेंट में उत्तर देना है, क्योंकि 3 विद्वान यहां पर मैंने आपको बताए हैं, तो मुझे बताना है जेपी नारायण की पुस्तक का नाम बताइए। इसी तरह दूसरे विद्वान जो भी मैंने पढ़ाए, राम मनोहर लोहिया, इनकी बुक का नाम बताइए। इसलिए तीसरे हमारे जो धुरंधर है वो है दीनदयाल उपाध्याय। इनका नाम कमेंट में बताया। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न इनसे जुड़ा आएगा। दीनदयाल ज्योति योजना क्या है? तो शॉर्ट में नोट कर लेना कि समग्र विकास हेतु, क्योंकि ये मानते थे कि उन्नति ग्राम स्वराज्य से
संभव है और गांव की बुनियादी जरूरत सड़क, पानी व बिजली है तथा गांवों की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। ठीक है, ये इनके विचार जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट विचारों में आते हैं, ये विचार इनके विचार, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में जितना मैंने बताया है वो सब आप नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, जैसे कि इनके बुक के बारे में आपने नोट तो दिए होगा, फिर भी आपको बता देता हूं। एक बुक जो है वो है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये जेपी नारायण की जो बुक है वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके बारे में आपको जो अलग अलग चैप्टर लिए थे ना, मतलब अलग अलग चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था, और ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा इनकी अगर एक बुक की अगर आपको याद रखनी है तो वो याद रखना, गांधी मार्क्स एंड सोशलिज्म। गांधी मार्क्स एवं सोशलिज्म। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, इनकी बुक का नाम मैं आपसे कोशिश करूंगा, या मैं खुद ये चाहूंगा कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में है तो मुझे और बेहतर लगेगा, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। लेकिन एक चीज इनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इनके एग्जाम से संबंधित है, पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक प्रकाशन का शुरुआत करी थी, प्रकाशन, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड 1947 में। बुक का नाम आप कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। इसी तरह के विचारों के अंतर्गत मैं आपको एक और बेहतरीन विचार अगर आपको नोट करवाऊं, ठीक है ना, जो आप इनके बारे में अगर जानते हैं, वैसे मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूं, तो आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय की अगर बात करें तो इन्होंने जनसंघ की शुरुआत करी थी, जो आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखती है। तो इनके विचारों में ये था कि आर्थिक नीति के जरिए ही हम आत्मनिर्भर बन सकते, क्या बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए इनके विचारों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यस, दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, लोहिया, लोहिया क्या एक प्रश्न आपको बनता है, लोहिया जी के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका एक प्रश्न मैं आपको पहले करवा देता हूँ, फिर इनका करवा दूंगा, दीनदयाल का फिर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। यस, तो देखो लोहिया जी से जुड़ा एक प्रश्न शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो वो आ सकता है, स्वखंबा योजना या विचार। उन्होंने कहा कि राज्य की उन्नति व सुशासन हेतु राज्य के 4 आधार होते हैं, जिन्हें स्वखंबा नाम दिया, और ये चारों के डिटेल हमने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए हुए, जो आप नोट करके जाइएगा, पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर बात करें तो ये ध्यान रखना, लोहिया ने समाजवाद के अंतर्गत 6 सूत्री योजना का निर्माण किया था। लोहिया समाजवाद सिद्धांत में 6 सूत्री योजना दी थी। कितनी दी थी? 6
सूत्री योजना दी थी, छह क्रांतियां कहते हैं ना, यह तो इसलिए कंफ्यूजन मत होना, घुमा के प्रश्न आ जाए आप मत गुम जाना, आप मत गुम जाना, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो फाइनली दीनदयाल उपाध्याय का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं पूछ लेता हूँ, जिसका अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि इन्होंने एकात्मक मानववाद जो सिद्धांत दिया था उसका मतलब था क्या था? एकात्म मानववाद, तो इसका नोट कर लेना। एकात्म मानववाद के संबंध में उनका मानना था कि मानव की उन्नति करना जरूरी है। किसकी? मानव की। तो इसलिए यहां पर इन्होंने अपने विचारों में ये कहा कि एकात्म मानववाद के अंतर्गत कि भारतीय संस्कृति और मानव के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय संस्कृति एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह से ना वो कितनी है? 5 यूनिट, और हर यूनिट में कितने विद्वान हैं? 3 विद्वान है। कितने विद्वान है? 3 विद्वान है। 5 यूनिट 3 विद्वान, तो टोटल कितने विद्वान हुए? पर यूनिट में 3 विद्वान है तो 15 विद्वान हुए। ओके, यानी इतने विद्वानों को आपको पढ़ना है। तो अब ये क्यों बता रही, तो आपको पता है? हाँ पता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि फटाफट से आपको, आप सभी को बताए कि बुक का प्रश्न जरूर आएगा कि ये फलानी बुक किस विद्वान की थी, तो इसको फटाफट से मैं बता देता हूं कि भाई यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कौन है? मनु, कौटिल्य और शुक्र। तीनों की एक एक मैं आपको बुक बता देता हूं, मतलब दो दो बता देता हूं। इन सब की मैं आपको दो दो बुक बता देता हूं जाते समय। ये रिवीजन वाली क्लास है ना, तो सब कुछ मिल जाए ऐसा मैं इस क्लास में सोच के आया हूं, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ क्या है? उद्देश्य सिर्फ है आपको नंबर देना, बस। तो जैसे फर्स्ट यूनिट में मनु, अब मनु की बुक का नाम तो आप सभी को पता होगा, मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति। हाँ, वैसे ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में जरूर दे दूंगा, लेकिन वो भी तब जब इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया। तो दूसरी, जैसे मनुस्मृति आप उसको, दूसरा उसी बुक को एक अन्य बुक के रूप में भी जाना जाता है, वो है मनु संहिता। मनु संहिता, क्लियर। इसी तरह कौटिल्य की अगर बुक की बात करें तो सबसे वर्ल्ड फेमस जो बुक है इसकी, वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। दूसरी बुक याद रखिएगा, नीति शास्त्र। क्या कहते हैं? नीति शास्त्र। इसलिए कंफ्यूजन मत होना। शुक्र की बात करें तो शुक्र नीति सार। क्या है? शुक्र नीति सार। सिर्फ नंबरों की बात होगी, नंबर लेना है, बस इसी का उद्देश्य है हमारा। नेक्स्ट इसका, इसी इनका ही दूसरा नाम है, वो है शुक्र नीति सार। एक तो शुक्र नीति, दूसरा शुक्र नीति सार, ठीक है ना। इस तरह से यहां पर इनकी आ गई। अब बात करते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जाते जाते रिवीजन कर लेना। फिर बात करते हैं यूनिट 2। यस, अब यूनिट 2 में 3 विद्वान है। एक तो है अपने पंडिता रमाबाई है, यस। दूसरे अपने जो विद्वान है वो है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे जो अपने विद्वान है वो है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी, ठीक है। अब तीनों की बुक की बात करते हैं, तो इनकी पहली और दूसरी भाग, वैसे बुक आप सभी को याद होगा और ये एग्जाम में पूछी जाएगी। तो पहला है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, वुमेन वीमेन को दोनों कहते हैं। दूसरी जो बुक है वो याद रखिएगा, क्योंकि जो मैंने बाकी तो बताई, इसके अलावा कुछ और भी तो आपको है ना पता होना चाहिए। द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं तिलक की बुक का नाम। तिलक की बुक का नाम तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद होगा, यस यस यस। आप तो विवेकानंद जी की बुक बताने लगे, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है, शानदार, मुझे अच्छा लगा। तो तिलक जी की है गीता रहस्य।
गीता रहस्य। दूसरी जो बुक है वो ओरियन नाम से एक बुक है इनकी, और एक है द आर्किटेक्ट ऑफ द वेदास, यानी जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक्स, ऐसा कुछ नाम है इनका, जैसे इसमें कमेंट में तो आया होगा ना। हाँ, द आर्किटेक्ट होम इन वेदास, होम ऑफ वेदास। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, सीधा एग्जाम में इनमें से पूछा, क्योंकि इन नंबर से बात करेंगे हम, बाकी दूसरी कोई बात अपनी नहीं करनी इस क्लास में। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बुक। तो एक है राजयोग, एक कर्मयोग। राजयोग, कर्मयोग, वैसे इनकी इसी तरह की दो तीन जो बुक है वो ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और योग दर्शन, यस, योग दर्शन। ठीक है, नोट कर लिया आपने, नंबर यहीं से लेने हैं आपको। पहले जो वो अखंड आएगा ना, उसमें से प्रश्न यहाँ से कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड के अंदर अपने जो तीन विद्वान आपको जो पढ़ने हैं, और वैसे हमने पढ़ा दिया, आपको पता होगा, जिसके अंदर एक हमारे जो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी, एम के गांधी। इसी तरह दूसरे जो विद्वान है यहाँ पर वो है अरविंद घोष, अरविंद घोष। तीसरे जो विद्वान है, हाँ ये रिवीजन वाली आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप उसको अपने आप को रिकॉल करोगे। तीसरा है ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है ना, पेरियार का मतलब होता है, अगर पूछा जाए तो महान व्यक्ति। पेरियार का मतलब क्या है, महान व्यक्ति, अगर ऐसे पूछा जाए, साउथ में ये इनका नाम रहता है। ठीक है, चलो, तो गांधी जी की दो बुक का नाम याद है, गांधी जी की वैसे आपको बुक का नाम अच्छे से याद होगा। एक तो इनकी खुद की बायोग्राफी की थी, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी। क्या थी ये, आत्मकथा थी। इसी तरह दूसरी थी इनकी हिंद स्वराज्य। और इसके अलावा एक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये अलग से पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना कि जो सर्वोदय जो बुक है ना, वो जॉन रस्किन की बुक है। किसकी, जॉन रस्किन की एक बुक है, अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जो बुक है ना, इसका, ये जॉन रस्किन की बुक है, उसका हिंदी जो वर्जन है ना वो सर्वोदय है। हाँ, इस तरह से ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अरविंद घोष की, बात करें किसकी बात करें, अरविंद घोष की। हाँ, तिलक की आप स्वराज बुक ले सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बुक है द लाइफ ऑफ डिवाइन, द लाइफ ऑफ डिवाइन, ये पहली बुक जो इनकी पूछी जाएगी। दूसरी जो है द सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस भी कहते हैं, और इनका जो वर्ड है ना, ये वर्ड इसलिए रिवीजन में करवा रहा हूं कि ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में भी याद रखना है। योगा। दूसरी, अब पेरियार की बात करें तो पेरियार की जो बुक है, एक है इंपोर्टेंट, यस बिल्कुल सही उत्तर आया है, पेरियार के विचार, पेरियार के विचार, इनकी पहली बुक। और दूसरी जो बुक है इन्होंने जो लिखी थी, वाई रिलीजन, वाई रिलीजन यानी धर्म के ऊपर लिखी थी। और एक और नोट कर लीजिएगा, शायद पूछा भी जाए, रामायण टू रीडिंग, टू रीडिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर आ जाते हैं, यूनिट नंबर 4 पे आ जाइए। यस, अब यूनिट 4 में अपने जो विद्वान है उसमें आप नोट कर लीजिए, एक तो हमारे हैं वीर दामोदर सावरकर, पहले विद्वान। दूसरे जो विद्वान है वो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। और तीसरे जो है संविधान निर्माता के तौर पे भी याद रखते हैं, वो है भीमराव अंबेडकर जी। कौन, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम, यस,
तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बुक तो आप सभी को छोटी क्लास से भी याद है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम। इसी तरह इनकी दूसरी बुक जो है वो याद रखिएगा, हिंदुत्व। क्या है? हिंदुत्व। हिंदुत्व पूरा है हु इज अ हिंदू। हु इज अ हिंदू। ठीक है। अब बात करते हैं नेहरू जी की, तो सबसे अच्छी बुक है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, ये वाली भी इनकी एक बुक है। इसके अलावा एक और बुक जैसे याद रखिए, वैसे तो आपको बहुत सारी इनकी बुकें होती है, लेकिन फिर भी याद रखना, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये थोड़ी अटपटी नाम है, लेकिन याद रख लीजिएगा। अ लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। हिज डॉटर, ठीक है ना। ये जेल में रहते हुए नेहरू जी ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखा था। वैसे अम्बेडकर जी की बात करें, इनकी बुकें तो आपको याद होगी। पहली जो बुक है वो बुद्ध एंड हीज धम, यानी बुद्ध और उनका धम। दूसरा अछूत। तीसरा प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज। प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, यस। द अनटचेबल, जिसको अछूत मैंने नाम लिखा है ना, हाँ हाँ बिल्कुल वही है, वही। क्लियर क्लियर, इसका मतलब अच्छे से याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4 यूनिट के 3 विद्वानों के मैंने दो दो बुकें वैसे बता दी हैं, आप याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं अंतिम यूनिट नंबर 5 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में अपने सबसे पहले है जेपी नारायण। जेपी नारायण जो है वो सबसे पहले। इसी तरह इनके अंदर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। और तीसरे जो है वो है दीना, यानी दीन दयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, हाँ जी। सर बड़ी वाले क्वेश्चन, बड़ी वाले को बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लास आपकी रिवीजन की क्लास है। क्या है? नंबरों की क्लास है। तो बात करते हैं इनका, पहली जो इनकी बुक है वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, सोशलिज्म टू सर्वोदय। क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखवाई तो इंग्लिश में आपको याद रहेगी, इसलिए मैंने आपको वो का वो लिखवा रहा हूँ। दूसरी है राष्ट्र निर्माण के आधार। ठीक है। हाँ बिल्कुल, लोहिया जी की बात करें तो इनकी बुक गांधी एंड सोशलिज्म, हाँ बिल्कुल इनकी ही बुक है, स्वराज ऑफ द पीपल, यस। प्रिज्म डायरी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस क्लास के साथ पूरा हम कह रहे गेम ओवर, यस। इस क्लास के साथ हम गेम ओवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। चलो तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर। इकोनॉमिक्स ऑफ, एक तो ये बुक याद रखिएगा इनके बारे में। दूसरी जो बुक है वो याद रखना ना, क्योंकि इनके पूछा जाएगा गिल्टीज ऑफ, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वाई सोशलिज्म। हम्म। हम्म।
एक इनकी बुक थी जिस पर हु इज गिल्टी पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु इज गिल्टी पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक तो ये बुक है, एक और भी इनकी बुक नोट करा दो, गिल्टेज ऑफ ओवर एज। ठीक है, हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी है, बड़ी भी बताऊंगा, बिल्कुल सब बताऊंगा। वाई सोशलिज्म किसकी है सच में। ओके, ये इनके हो गए। अब आप बात करते हैं दीनदयाल की। दीनदयाल की याद रखना, एकात्म एकात्म मानववाद। ठीक है, इसी तरह दूसरी याद रखना, राष्ट्र जीवन की समस्या। ठीक है, तो 5 विद्वान, मतलब टोटल 5 यूनिट तक आपको कितने विद्वान बताए, 15 विद्वान। और 15 विद्वानों की मैंने आपको दो दो बुक बता दी, वैसे 3 भी बताइए 4 भी बताइए, लेकिन ध्यान रखना एक बार वापिस स्क्रीनशॉट लेना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे फिर दूसरा बढ़ाने वाला हूँ। ज्यादा क्लास नहीं है, 10 से 15 मिनट के अंदर क्लास को खत्म करना है रिवीजन के साथ। दूसरा पेज, रमाबाई तिलक और विवेकानंद। तीसरी यूनिट, एम के गांधी, अरविंद घोष और पेरियार। चौथी, वीर सावरकर, नेहरू जी और अंबेडकर जी। 5वीं यूनिट, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर? हाँ, तो ये नोट कर लिया। तो थोड़ा सा शब्दों के एक दूसरे से जोड़ो जैसे तुरंत याद हो। ओके, तो मैं आगे वही करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, कोई इशू मतलब नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये लाइव क्लास है 7:35, आपको बता रहा हूँ, हाथों हाथ ही लर्न करवा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, एक मॉडल पेपर है यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, उसको करवाते हुए आपको उसका भी रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है ना, ताकि क्या होगा, वो रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मोस्टली रिवीजन की क्लास है। जो आपने पढ़ा है, पढ़ना ही काफी नहीं होता, उसका रिवीजन भी जरूरी होता है, उसका रिवीजन भी जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से अच्छी समझ जाएगा, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है, इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एकदम सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो आपका एग्जाम है 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें पहली जैसे मनु का मान लीजिए प्रश्न आ गया, तो मनु की बुक का नाम मनुस्मृति हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन 4 विधाओं का उल्लेख किया गया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, किन 4 विधाओं का उल्लेख किया गया। तो ये शुक्र ने भी कहा है, सुनिएगा, ये शुक्र ने भी कहा है और कौटिल्य ने भी कहा है, तो दोनों का कॉमन हो गया। क्या हो गया, दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो गलत मत करना, क्योंकि दोनों की विद्याओं का अगर प्रश्न आ रहा है तो सेम आ रहा है। यहां पर है, पहला है अनविक्षी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता और चौथा दंड नीति। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है शुक्र ने राजा की दिनचर्या को कितने मुहूर्तों में बांटा है, कितने मुहूर्त में बांटा है, तो 30 मुहूर्त में बांटा है। और 30 मुहूर्त में हर मुहूर्त को 48 मिनट दिए, और इस तरह से 30 मुहूर्त को उन्होंने 48, हर एक मुहूर्त को 48 मिनट दिया है। और ये 30 मुहूर्त कितने समय में खत्म होते हैं, 24 घंटे में। कितने समय में खत्म होते हैं, 24 घंटे में। क्लियर? आगे, पंडित रमाबाई द्वारा नारी उत्थान हेतु स्थापित संस्था शारदा सदन। शारदा सदन जो है वो इसको वापस बदल दिया था। क्या किया था, बदल दिया था। ध्यान रखना, खेड़ा के अंतर्गत शारदा सदन की स्थापना हुई थी, फिर उसके ट्रांसफर कर दिया था खेड़ा में, तो उसका क्या नाम दिया था, रमाबाई मुक्ति मिशन। रमाबाई मुक्ति मिशन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यस, 18 अप्रैल 1889 करेक्ट आंसर है। सर नकल करवाने आ जाओ, नकल ही दे रहा हूं, बस थोड़ा सा अक्ल लगा लेना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बेहिंता पढ़ाई करी होगी,
लेकिन क्या है ना कि रिवीजन ना करो तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। तो अंतिम समय में आपके लिए मैं ये करवा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, रोज शाम को है ना इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज आपका लक है कि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही आपका लक है। आगे, तिलक द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम, गीता रहस्य, द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदा, आज भी बता दिया। विवेकानंद का वेदांतवाद क्या, हाँ ये बड़ा प्रश्न या छोटे में आ सकता है, अभी समझ लो। वेदांतवाद, मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है ईश्वर की प्राप्ति। सुनिएगा, वैसे आज के समय लोग सोचते हैं कि हम मोक्ष प्राप्ति करें, मोक्ष से पहले यहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति तथा सभी धर्मों को समानता एवं मानव सेवा ही करना वास्तविक सार है। कहने का मतलब दो चीज याद रखना वेदांत में, एक तो सभी मानव जो जनजाति है उसकी एक ही लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति, और दूसरा उसका है मानव की सेवा करना, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। आज हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात, सबसे बड़ा धर्म जो होता है ना वो है इंसानियत। क्या होता है? इंसानियत। तो इसलिए मानव सेवा और ईश्वर की प्राप्ति, इस राह पर चलना और ये कार्य करना ही क्या कहलाता है? वेदांतवाद। शॉर्ट एंड इजी में समझा दिया। क्लियर? आगे, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आगे आके लड़ना, मतलब देखिए सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के 5 साधन बताए। देखो ये ध्यान रखना, ये बड़ा प्रश्न आएगा, रिवीजन बता रहा हूं, ये बड़ा प्रश्न आएगा, रिवीजन बता रहा हूं कि गांधी जी ने सत्याग्रह के कहा कि सत्य के लिए आग्रह करना, और इसके 5 साधन या स्वरूप होते हैं। पहला है उपवास, दूसरा हड़ताल, तीसरा असहयोग, चौथा सवन्यवज्ञा और 5वां हिजरत। याद हो जाएगा? क्लियर? आज आप गवर्नमेंट कॉलेज आहोर आए थे ना सर, मैं देखा था आपको। यस करण, मैं गवर्नमेंट कॉलेज आहोर में पढ़ाता हूँ और इसीलिए आपने मुझे वहां देखा होगा, और उम्मीद करता हूँ आज आपका पेपर धमाकेदार हुआ होगा। चलो तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अरविंद घोष की 2 रचनाओं के नाम अभी आया था, एक तो द लाइफ ऑफ डिवाइन, दूसरा द सीक्रेट ऑफ वेदास, दूसरा द सीक्रेट ऑफ वेदास। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में बताइए। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपको पता होगा। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्म यानी अपनी व्यक्ति की गरिमा बनाने के लिए। तो पेरियार ने, उस समय ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए वहां जातिवाद और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, सामाजिक असमानता थी। तब उन्होंने द्रविड़ लोगों की आत्मसम्मान, तमिल की उन्नति और गौरव को बढ़ाने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। पेरियार द्वारा, ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा 1925 में, डेट याद रख लीजिएगा, द्रविड़ सभ्यता एवं संस्कृति, द्रविड़ सभ्यता एवं संस्कृति तथा तमिल लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाया था उसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। मुझे लग रहा है ये बड़ा नहीं तो शॉर्ट प्रश्न जरूर देखा जाएगा। वैसे मैं काफी एक्साइटेड हूँ कल वाले प्रश्नों को देखने को लेकर, और बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने तो मेहनत तो पूरी करी है। बाकी आपका और हमारा लग क्या कहता है वो आगे बात करते हैं। फिर सावरकर के हिंदुत्व संबंधी विचार। सावरकर का बड़ा प्रश्न ये हिंदुत्व आएगा, बड़ा नहीं आया तो छोटा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, हिंदुत्व क्या है। देखिए, सावरकर के अनुसार हिंदुत्व किसी धर्म, संस्कृति या सामाजिक आर्थिक चीजों पर नहीं बल्कि मातृभूमि से जुड़ा हुआ। हिंदुत्व का मतलब किसी जाति पाति, रंग भेद या धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदुत्व का मतलब वह व्यक्ति जो भारत की सर जमी से जुड़ा हुआ है, जो भारत के जमीन पे जन्म लिया है और उसकी मातृभूमि भारत माता है, तो वो हिंदुत्व कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? शॉर्ट एंड सिंपल बता रहा हूं कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि वो किसी धर्म से है, किस जाति से है, किस सामाजिक संगठन से नहीं। हिंदुत्व का मतलब उसने भारत की सरजमी पे जन्म लिया है और उस जमीन को, उस भूमि को वो मातृभूमि समझता है। इस तरह के विचार क्या कहलाते हैं? हिंदुत्व। और यहीं से हिंदुत्व की अलग जगती है। क्लियर? समझ में आ गया? हिजरत क्या होता है? हिजरत का मतलब होता है कि जब आपके सामने समस्या बहुत ज्यादा हो तो कहीं अन्यत्र चले जाना, लेकिन आप अपनी राह नहीं बदलना। समझ आ गया? यानी गिव अप नहीं करना, अपनी
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आपके सामने हजारों बाधाएं हैं तो आप वो रास्ता कहीं बदल लीजिए, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना, वो कहलाता है हिजरत। ठीक है। यस। आगे जेपी नारायण की दो बुक के नाम, तो पहला तो है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, अभी जस्ट बताई थी। दूसरा टूवर्ड द स्ट्रगल, टूवर्ड द स्ट्रगल। नेक्स्ट है, हाँ ये अपने जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति वाला प्रश्न है ना, एक बार रिवीजन करके जाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है वो। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया की 100 खंबा योजना, ये प्रश्न तो आएगा, छोटा बड़ा ही सही। 100 खंबा योजना यानी एक राज्य को जमे रहने के लिए 4 खंभों की जरूरत होती है। कितने खंभों की जरूरत होती है? 4 खंभों की। 4 ये जो खंभे हैं ये राज्य के प्रशासन शासन के अंग होते हैं, इसको 6 खंभा कहा जाता है, 4 खंभे। ठीक है। तो इसमें देखिए लोहिया ने यह कहा, ये एक महत्वपूर्ण कल्पना के रूप में विचार प्रस्तुत किया था कि एक राज्य के 4 खंभे होते हैं, जैसे ग्राम, स्वराज्य, मंडल, प्रांत और केंद्र। प्रांत और केंद्र याद रह जाएगा। यस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर एंड स्टेट। वेरी वेरी गुड। क्लास को लाइक करो 117। क्लास लाइक एंड शेयर करे न करे, लेकिन मैं नंबर पूरे देने वाला हूं, मतलब रिवीजन, क्योंकि ये क्लास रिवीजन के लिए मैंने क्लास को क्या है, ये अपनी क्लास है और इस क्लास में जितना पढ़ा है रिवीजन करना। मुझे पता है आप पढ़ते हो, रिवीजन कम करते हो, इसलिए मैंने ही अपने ऊपर बेड़ा उठा दिया कि आज रिवीजन करवा के आपको भेजूंगा। आगे आगे बात करें, चलो नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद क्या है? ये बड़ा प्रश्न आएगा, एकात्म मानववाद, या फिर आएगा दीनदयाल ज्योति योजना क्या? दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। मुझे लगता है दीनदयाल उपाध्याय का 12 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो दोनों बता रहा हूं, एकात्म मानववाद भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, मैंने दोनों ही बता दिया है। रिस्क काहे को लेना जब मी एंड माई टू क्लास आपके साथ है। आगे तो ये क्या है, देखिए ये एक विचारधारा है जिसमें भारतीय संस्कृति और मानवता के मूल्यों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यानी भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने पर जो विचारधारा है दीनदयाल की, वो है मानव एकात्म मानववाद। क्लियर। चलो आगे, नेहरू जी की 2 रचनाओं के नाम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक था लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। आगे बात करें, नेक्स्ट भीमराव अंबेडकर जी की 2 रचनाओं के नाम, एक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, दूसरा है कास्ट इन इंडिया और तीसरा है अनटचेबल यानी अछूत। क्लियर। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बात करते हैं। हाँ आपको कह रहे थे सर बड़े प्रश्न, तो बड़े प्रश्न देख लीजिए एक बार। देखिए एक तो कोटली का मंडल सिद्धांत है और एक 60 गुण नीति है, वो आप देख कर जाना। 60 गुण नीति का मतलब होता है विदेशी संबंध, विदेश संबंध कहलाते हैं। और विदेश संबंध के लिए उन्होंने कहा है कि एक राज्य होता है, राज्य के पास में दुश्मन राज्य होता है, उसके पास में उसका मित्र राज्य होता है। इस प्रकार से ये एक सिद्धांत बताया था, 60 गुण सिद्धांत। फिर है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत को मैं कहूंगा द मोस्ट इंपोर्टेंट। सप्तांग सिद्धांत याद करके जाना, क्योंकि ये आपके कल वाली क्लास में प्रश्न 6 सेंस कहता है आएगा, क्योंकि मनु ने भी दिया है, कोटली ने भी दिया है और शुक्र ने भी दिया है। अब ये ऐसा सिद्धांत है जो तीनों ने दिया है, तब तो आना ही है। आपको क्या करना है, सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग याद करके जाना। तो मुझे कमेंट में अभी बताइए कि एक राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। सर दीनदयाल ज्योति योजना रोटी कपड़ा मकान से संबंध है ना? हाँ 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 बिल्कुल से, आपकी वजह से हम पास होते हैं, थैंक यू सर। अरे हमारी वजह से झंडे गाड़िए, कॉन्फिडेंट लेके आइए, हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है स्वामी, सबसे पहला राज्य का अंक स्वामी, या नंबर लगा देता हूं क्योंकि रिवीजन है ना, तो साथ में जाते जाते ही आपको पता होना चाहिए। यस राजा हो गया। दूसरे जैसे यहाँ पर बात करें तो इसके बाद आ जाते हैं मंत्री, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, मंत्री या अमात्य कहते हैं। मंत्री परिषद। इसके अलावा दुर्ग, सौता। टोटल अपने इनके 7 अंक है, जिसके अंतर्गत आपको बता रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। राजा, अमात्य, यस, सेना,
क्या हो गई, सेना। नंबर 5 में रूप याद रखिएगा दुर्ग, दंड और मित्र। यस, दंड 6 में है, मित्र। अब ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मनु का दंड विधान वाला प्रश्न है, वो रिवीजन करके जाइएगा। आगे, तिलक के स्वराज्य व राष्ट्र शिक्षा। तिलक का अगर प्रश्न आता है तो स्वराज्य या राष्ट्र शिक्षा में से ही जुड़ा प्रश्न आएगा, और ये आप नोट कर दीजिएगा। पंडित रमाबाई का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंडित रमाबाई द्वारा नारी समाज और नारी स्थिति में सुधार उन्नति के लिए जो प्रयास किए गए, ये प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, यूनिट 3 से गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के संबंध में, गांधी जी के सत्याग्रह अहिंसा के संबंध में प्रश्न छपा हुआ है, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। यस, नेक्स्ट है पेरियार के बुद्धिवाद नारी चिंतन या फिर इनका आत्मसम्मान, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, और घोष के पूछा जाएगा तो घोष का एक नहीं पूरा ही विचार आएगा राजनीतिक, क्या आएगा, राजनीतिक विचार। फिर चौथी यूनिट से सावरकर के हिंदुत्व संबंधी विचार याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लिया होगा आपने। जयप्रकाश नारायण का समाजवादी एक तो, और एक संपूर्ण क्रांति, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न मिलेगा। फिर अंबेडकर की सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेहरू जी के समाजवाद का जुड़ा प्रश्न आएगा या प्रजातंत्र संबंधी। इसके अंदर एक और आता है अंतरराष्ट्रीय समाजवाद, जो मैंने मैराथन क्लास में करवाया था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के ज्योति ग्राम योजना, या इसके अलावा एकात्म मानववाद। ठीक है, फिर है लोहिया, लोहिया के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए, या फिर लोहिया की आ सकता है स्वखंबा राज्य विचार, स्वखंबा राज्य विचार। ठीक है, हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने कहा था ये लास्ट रिवीजन वाली क्लास, और लास्ट रिवीजन 10 से 15 मिनट की होने वाली थी, लेकिन फिर भी आधा घंटा हो गया। तो अब अभी मैं सिर्फ लास्ट ये जो बता दिया कौन से आपके एग्जाम में कल टपकने वाले अंतिम, कहते हैं ना अंतिम प्रश्न, वो भी बता दिए। इससे पहला पहली यूनिट से जो सबसे हाई चांस है वो है सप्तांग सिद्धांत, पहली यूनिट से सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, फिर दूसरी यूनिट से आपको, हाँ, ये इसमें एक मिस हो रहा है, इसमें एक मिक्स है विवेकानंद जी का वेदांतवाद, वेदांतवाद है। ठीक है ना, वो नोट कर लिया। हाँ, इसमें से अगर पूछा जाए तो पंडित रमाबाई, इससे ज्यादा मैं कहूंगा तिलक के विचार आएंगे। तिलक का ये प्रश्न आ सकता है स्वराज्य और राष्ट्रीय विचार के संबंध में। ठीक है, तो ये इस यूनिट से याद कर लीजिएगा। फिर थर्ड यूनिट से गांधी जी के सत्याग्रह अहिंसा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस यूनिट से 100% आएगा, बाकी तो ये दोनों आपको बता दिए। फिर चौथी यूनिट से जयप्रकाश नारायण के समाजवादी, इनके ये हो गए, इनमें भी बहुत जबरदस्त कहते ना टक्कर है। तो इसमें एक तो आप संपूर्ण क्रांति इंपोर्टेंट आने वाला है, और अंबेडकर जी का ये आने वाला है। आप दोनों में से कोई भी कर लीजिए, दोनों के दोनों ही सवाल आने वाले। ठीक है, हाँ, ये दोनों ही आने वाले। स्वदेशी आंदोलन, वो स्वराज्य बताया ना, स्वराज्य स्वदेशी में ही है। फिर 5वीं यूनिट से क्या याद करें कि वो का वो आ जाए, तो 5वीं यूनिट के अंतर्गत एक तो आप 100 खंबा योजना, ये मान लीजिए ये तय है, फिक्स है 100 खंबा वाला, और इधर नेहरू जी का समाजवादी विचार। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय पर आपको रिवीजन करवाना था, और रिवीजन मैंने करवा दिया है, मैंने मेरा उद्देश्य पूरा कर दिया है। अब आप चाहो तो ये जो प्रश्न अंतिम समय में बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक यूनिट से एक प्रश्न बताए तो एक मैराथन क्लास में मिल जाएगा, दूसरी यूनिट से दूसरा इंपोर्टेंट बताया तो वो दूसरी मैराथन में मिल जाएगा। तो इसलिए धैर्य से शांति से पेपर करना, और ध्यान रखना छूटना एक भी नहीं चाहिए, छूटना एक भी नहीं चाहिए। और आपको ये कहा है ना पेपर 3 घंटे का है, तो अखंड के जो 10 प्रश्न है उसको आपको 20 मिनट में ही करना है। कितनी मिनट में करना है, 20 मिनट में, एक प्रश्न 2 मिनट में। फिर ब खंड के आपको 2 घंटे
2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे। कितने मिलने वाले? 2 घंटे 40 मिनट। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 20 मिनट में अखंड को खत्म करना है, वेट मत करना, क्योंकि बड़े प्रश्न बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक बड़े प्रश्न में एक प्रश्न को आधा आधा घंटा दो दोगे तो ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मिनट है वो आपको मिल जाएंगे, 10 मिनट। इसके बचा के जितना एक खंड से बचाओगे टाइम, उतना बी खंड में आपके काम आ जाएगा। ओके। और बड़े प्रश्न को करने के लिए 4 से 5 पेज में करना और पॉइंट बना के लिखना, क्योंकि ध्यान रखना, शादी ब्याह में जाते हो तो अगर अच्छे कपड़े, ढंग के कपड़े और हाईलाइट होकर नहीं जाओ तो नजर नहीं आते हो। तो कॉपी में लिखो तो अच्छे लिखना और हाईलाइट से लिखना, अंडरलाइन लिखना, नजर आनी चाहिए कॉपी एग्जाम चेक करने वाले को, क्योंकि लिख तो रहे हो आप लेकिन कॉपी दिखानी है किसी पराये को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इस तरह से आप उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।